अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 3 हिस्ट्री, ग्रेड 6 पर्शियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स के साथ हम पढ़ने लगे हैं दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का, द ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में। पेज नंबर 46 पे है द ग्रीक सिविलाइजेशन। हमने उस दिन पर्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में। ग्रीक सिविलाइजेशन में भी थोड़ा बहुत जिक्र आएगा पर्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले ग्रीक का वर्ड जो है वो आपको समझना है। ग्रीक क्या है? ग्रीक एक्चुअली ग्रीस के लिए यूज होता है। ग्रीस एक कंट्री है, अभी भी है, और ग्रीस दुनिया के सबसे पुराने कंट्रीज में से एक है। सबसे ऐसी पुरानी जगहों में से है जहां पर बहुत अरसे से ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं। तो ग्रीस को उर्दू में यूनान भी कहते हैं और ग्रीक सिविलाइजेशंस को कदीमी यूनानी तहजीबें भी कहते हैं। ठीक है, यूनानी तहजीबें हैं ये। तो अब हम फॉर्मली आपकी बुक से इसको देखते हैं और चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं। The ancient Greek civilization is recognized as one of the world's most remarkable and dynamic civilizations। कि जो यूनानी तहजीब है वो दुनिया की सबसे वाइब्रेंट किस्म की तहजीबों में से एक है, यानी जहाँ के इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिया। ग्रीस वॉज नॉट अ सिंगल कंट्री इन एंशियंट टाइम्स। जिस तरह अभी आप अगर गूगल पे इसको देखें या मैप पे देखें तो ग्रीस सिंपल एक कंट्री है, तो पहले वक्तों में ग्रीस इस तरह नहीं था। ग्रीस एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टेरिटरीज इनहेबिटेड बाय ग्रीक स्पीकर्स। ग्रीक जुबान यानी यूनानी जुबान बोलने वाले जो लोग थे, उनका जिधर जिधर वो लोग रहा करते थे वो सब जो था वो ग्रीक सिविलाइजेशन का हिस्सा था। The Minoans resided on Crete, a huge Greek island, about 3000 BC। माइनोअन्स जो है वो नॉन इंडो यूरोपियन लोगों को कहते हैं। वो लोग जो ना इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, यानी ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के इलाके हैं, ना इनसे ताल्लुक रखते हैं और ना ही यूरोप के किसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। उस वक्त क्रीट एक बहुत बड़ा, अभी भी एक बहुत मशहूर आइलैंड है ग्रीस का। वहां पे क्रीट का इलाका था जहां पर माइनोअन्स रहा करते थे। अबाउट 3000 BC The Minoans built a beautiful society that dominated the Mediterranean world। उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत सोसाइटी बनाई थी, यानी उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ था, जिस जो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड को यानी ब्लैक सी और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके थे उनको लीड कर रहा था। एट द सेम टाइम पीपल फ्रॉम ब्लैक सी एंड अनातोलिया लोलैंड्स मूव टू मेनलैंड ग्रीस एंड सेटल्ड। कि उस वक्त जो ब्लैक सी जो है ये बेसिकली तुर्की के इलाके में, तुर्की के इर्द गिर्द लोकेटेड है, और अनातोलिया भी तुर्की का एक मशहूर तरीन शहर है। तो ब्लैक सी और अनातोलिया में जो लोग रहते थे वो भी उस वक्त ग्रीस में गए और वहां पे सेटल हो गए। द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल कवरेज ऑफ द लैंड ऑफ द एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन चेंज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। के जो जोग्राफिकल कवरेज है कि ग्रीक सिविलाइजेशन का जो जोग्राफिकल एरिया के ग्रीक सिविलाइजेशन फिजिकली कहाँ कहाँ पे थी वो वक्त के साथ साथ बदलती रही, क्योंकि लोग कभी कहाँ और कभी कहाँ शिफ्ट होते रहे इस सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट पेज पे आओ तो आपको येलो कलर के ब्लॉक में एक टाइम लाइन दिया हुआ है एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन का। बेसिकली ये पूरा टाइम पीरियड है कि ग्रीक सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, उसमें क्या क्या मेन इवेंट्स आए, यानी क्या मेन बातें आई, और ग्रीक सिविलाइजेशन अपने इख्तिताम की तरफ किस तरह गई। स्टार्ट लो 776 BC, ट्रेडिशनल डेट फॉर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना होगा, देखे भी होंगे। ओलंपिक गेम्स जो है वो गेम्स का सबसे बड़ा इवेंट होता है जो रेगुलरली जो है वो मुनक्किद किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। इस दफा 2021 में टोक्यो में हुआ था, और ट्रेडिशनल जो था, जो इसका स्टार्ट था वो एथेंस में हुआ था 1800s में मेरे ख्याल में जो था ये फर्स्ट एवर ओलंपिक गेम जो था वो एथेंस में किया गया था। ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, अभी भी और पुराने वक्तों में भी एथेंस जो था वो उसका मशहूर शहर था। 750 BC Greek cities started planting colonies on other Mediterranean coasts, adapt the Phoenician alphabet for their own use, and later adopt metal coinage from Lydia in Asia Minor। अच्छा जी, अब इस बात में इसमें थोड़ी सी दो बातें लिखी हुई हैं कि 750 BC में उन्होंने क्या किया था कि जो ग्रीक लोग थे वो सिर्फ जहां रहते थे वहीं नहीं उन्होंने रहना शुरू किया, बल्कि वो अपने इलाकों से निकले और उन्होंने मेडिटेरेनियन के जो इलाके थे, मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द जो इलाके थे
उनमें जाके आबादियां बरसाना शुरू कर दी। उन्होंने फिनेशियन अल्फाबेट्स यूज करने शुरू कर दी, यानी राइटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने लेबनानी जबान के जो अल्फाज थे, फिनेशियन लेबनानी जबान के अल्फाज हैं, वो उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एंड लेटर अडॉप्टेड मेटल कॉइनेज फ्रॉम लीडिया। लीडिया तुर्की का एक मशहूर शहर है और उन्होंने वहां से मेटल कॉइनेज यानी मेटल के उस वक्त जो सिक्के बनाए जाते थे, उन्होंने वो ट्रेडिशन वहां से अडॉप्ट कर लिया। 595 BC में Solon gives Athens a new constitution. This is the start of the rise of democracy in Greece. पहले तो देख लो डेमोक्रेसी क्या चीज है। डेमोक्रेसी होती है जहां पे लोगों की हुकूमत हो, लोगों के जरिए, लोगों के वोट से। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, अगर आप लोग न्यूज सुनते हैं तो आपको डेमोक्रेसी या जमहूरियत का लफ्ज, डेमोक्रेसी को उर्दू में जमहूरियत कहते हैं, तो जमहूरियत का लफ्ज आपने सुना हुआ होगा। तो जमहूरियत क्या है कि लोगों की हुकूमत, मतलब लोगों की हुकूमत। आप जैसे पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तानी है, तो 22 करोड़ पाकिस्तानी सब हुकूमत नहीं करेंगे, लोगों की मर्जी से कोई हुक्मरान चूज किया जाएगा जो उन पे हुकूमत करेगा। ये है डेमोक्रेसी, यानी लोगों को फ्रीडम दिया जाएगा चूज करने का। तो सोलन जो था वो एक पॉलिटिशियन था, ग्रीक का, पुराने यूनान का एक पॉलिटिशियन था, लॉ मेकर था, कानूनदान था, जो उस वक्त कानून बनाया करता था। उसने एथेंस में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया आइन बनाया था। वो जो था उसकी वजह से उस वक्त ग्रीस में डेमोक्रेसी या जमहूरियत आना शुरू हुई। 490 to 479 BC, the Persian Wars, Athens and Sparta led the Greeks in defending their land against invasion from the huge Persian Empire. पर्शियन वॉर्स थी। पर्शियन वॉर्स आपने पर्शियन एम्पायर के बारे में पीछे पढ़ा है। जो पर्शियन लोग थे उन्होंने, पर्शियंस आपको पता है एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, उन्होंने इस ग्रीस के ऊपर अटैक करना शुरू किया था और उस के नतीजे में इन दोनों मुल्कों के दरमियान, इन दोनों बड़ी सिविलाइजेशन के दरमियान में जंगें चल रही थी। एथेंस और स्पार्टा, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल इधर नहीं बताऊंगी। 447 BC, work begins on the Parthenon in Athens, then at the height of its glory. पार्थिनोन जो है वो एक्चुअली क्या है, एक टेम्पल है, ये टेम्पल का नाम है। एथेंस का जो नाम है, शहर एथेंस का जो नाम है, ये एक देव, जैसे देवी कहते हैं उर्दू में, जैसे एक गॉडेस थी, उनकी देवी थी एथेना, उसके नाम पे उसको दिया गया। मतलब जो गॉडेस एथेना थी उनके ख्याल में कि वो यहाँ रहती थी, तो उस एथेना जो देवी थी उसके नाम पर इस शहर का नाम एथेंस रखा गया था। तो उसकी याद में पार्थिनोन का टेम्पल बनाया गया था और अभी भी ये दुनिया के वंडर्स में भी आई गेस शामिल है। आप उसको देखें, ये एक बहुत मशहूर स्पॉट्स में से एक है। 431 to 404 BC, the Second Peloponnesian War, Athens is defeated by Sparta, which now becomes the leading power in Greece. एथेंस की आपस में जंगें चल रही थी, स्पार्टा और ग्रीक्स और एथेंस के दरमियान में जंगें चल रही थी। अब आप आगे पढ़ेंगे। 399 BC, the Athenian philosopher Socrates was sentenced to death. Socrates उर्दू में कहते हैं सुकरात, और सुकरात एक यूनानी फलसफी था, फिलोसफर था। सुकरात का आपने नाम सुना होगा। इसने, ग्रीक जो लोग थे इनके रिलीजन में बहुत सी खामियां थी, हर चीज को पूजा करते थे, तो इसने कहा कि आप अपने रिलीजन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। यूनानियों के हाँ ये रवाज था कि आप अपने रिलीजन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये एक गुस्ताखी होगी रिलीजन के बारे में। तो इसने कहा कि अगर आपको रिलीजन में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और इस वजह से इसको अपने इन ख्यालात की वजह से डेथ हो, सेंटेंस टू डेथ, यानी इसको मौत की सजा सुनाई गई थी। अब पढ़ते हैं ग्रीक सिटी स्टेट्स कि जो उस वक्त का ग्रीस था उसके अंदर जो था, जो हुकूमत का निज़ाम था, उसमें क्या था कि छोटे छोटे शहरों में अपनी अपनी हुकूमत हुआ करती थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती थी, जैसे हमने शांग और ज़ोड डायनेस्टी में पढ़ा है या इंडस वैली में पढ़ा है। इनके यहाँ एक सेंट्रल हुकूमत नहीं होती थी, हर शहर में अपना कोई ना कोई हाकिम हुआ करता था। तो एंशियंट ग्रीस वाज मेड ऑफ न्यूमरस स्मॉल सिटी स्टेट्स, कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सल्तनतें, स्टेट्स थी, रियासतें थी, ईच विद इट्स ओन डायलेक्ट, जिसमें हर जगह पे अपनी जुबान का अलग लहजा था। डायलेक्ट होता है लहजा बात करने का। कल्चर उनका, तहजीब अलग थी, आइडेंटिटी शनाख्त अलग थी। देयर वर अबाउट 150 सिटी स्टेट्स इन ग्रीस सराउंडेड बाय फार्मलैंड्स, तो उन सबके गिर्द अपने अपने उनके खेत थे, दीवारें थी। सिटीज वर सिचुएटेड इन द वैलीज आइदर बिटवीन माउंटेन्स, के जो शहर थे उनके या तो वो पहाड़ों के दरमियान लोकेटेड हुआ करते थे और उन नैरो कोस्टल प्लेन्स, या फिर वो समुद्र के गिर जो तंग जगह थी वहां पर हुआ करते थे। दीज सिटी स्टेट्स वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर विद देयर ओन गवर्नमेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती थी। इन सिटी स्टेट्स में हर एक की अपनी गवर्नमेंट थी, किसी और से इनका कोई लेना देना नहीं था। ग्रीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के एंशियंट यूनान में
कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता था, वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, कम्युनिज्म था, क्या था। तो 3 मेन गवर्नमेंट सिस्टम्स थे वहां पे। पहला डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जो मैंने भी आपको बताया था कि रूल बाय पीपल, लोगों की मर्जी का हुक्मरान चूज किया जाएगा। मोनार्की, मोनार्की होता है बादशाहत, रूल बाय किंग, के एक बादशाह होगा वो उस इलाके को रूल करेगा। या एरिस्टोक्रेसी, रूल बाय सिलेक्टेड नोबल्स और रिच पीपल, के उस इलाके के जो नवाब हैं या अमीर लोग हैं या असर और रसूख वाले जो लोग हैं उनकी हुकूमत इस इलाके में होगी। ठीक है, ये 3 वहां पर मेन गवर्नमेंटल सिस्टम थे या पॉलिटिकल सिस्टम थे एंशियंट ग्रीक के। आगे आगे जो हमने बार बार पढ़े हैं, एथेंस एंड स्पार्टा, एथेंस एंड स्पार्टा, ये हिस्ट्री मजे की है। एंशियंट यूनान की जो हिस्ट्री है वो मजे की है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी सीखने को चीजें मिलती हैं, बहुत सी इनोवेशन थी, जंगें थी लेकिन इनोवेशन के साथ थी, हर चीज में कोई ना कोई टेक्निक उन्होंने यूज की हुई थी। तो एथेंस एंड स्पार्टा वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। हमने पढ़ा था ना कि एंशियंट ग्रीक में सिटी स्टेट्स के मतलब शहरों भर में रियासतें हुआ करती थी, एक शहर एक रियासत कहलाता था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एथेंस और ग्रीक जो थे, एथेंस और स्पार्टा जो थे वो 2 बड़ी मशहूर रियासतें थी वहां की। एथेंस एंड स्पार्टा पोजेस्ड स्टेबल इकोनॉमीज एज कम्पेयर टू अदर सिटी स्टेट्स। हमें आज भी इतने सालों के बाद भी एथेंस और स्पार्टा का ही क्यों पता है 150 रियासतों में से, इसलिए क्योंकि वहां की इकोनॉमी बहुत स्टेबल थी, वो लोग इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थे। They were diverse in a number of ways which will be discussed in little detail. वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे जो हम अब आगे पढ़ने लगे हैं। पहले पढ़ते हैं एथेंस। Athens was one of the oldest and most powerful city states with a known history spanning over 3400 years. एथेंस जो थे वो क्या थे, पुराने तरीन लोग थे, मतलब पुरानी तरीन रियासत थी या उनके लोग थे और उनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री थी, ओवर 3400 ईयर्स। 3400 ईयर्स कोई छोटी चीज नहीं है, 3400 साल और ये कई सदियां हैं। ठीक है, उनकी इतनी लंबी तारीख थी। एंशियंट एथेंस वाज सेंटर फॉर फिलोसफी, आर्ट्स, साइंस एंड लर्निंग विच केम टू बी नोन एज द क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो एंशियंट एथेंस थे या कदीम जो एथेंस के लोग थे वो बहुत पढ़ाई और इस टाइप की चीजों को बहुत फोकस किया करते थे, जो इसी वजह से जो वो एथेंस था उसको हम कहते थे हम उसको मगरबी तहजीब का गहवारा भी कहते हैं, कि मतलब अभी वेस्टर्न कल्चर में यानी ये जो अमेरिका, यूरोप और इन चीजों में जितना भी ज्यादा हमें नॉलेज मिलता है, इस सब की बेसिक्स जो हैं वो एथेंस की तरफ जाती हैं या ग्रीस की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फिलॉसफी लोग पढ़ते थे, फलसफा था, आर्ट्स थी, साइंस पे लोग फोकस किया करते थे। प्लाटोस एकेडमी में लोगों Plato's Academy and Aristotle's Lyceum were also housed there. के एंशियंट ग्रीक की ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल बिल्डिंग्स है। एरिस्टोटल लाइसियम ये फिलॉसफी का एक स्कूल था, यहाँ पे जो था एरिस्टोटल एक शागिर्द था, वो पढ़ाया करता था। और प्लाटोस एकेडमी, प्लाटो भी एक फलसफी था जिसने बहुत सारी बातें जो थी वो ग्रीक लोगों को सिखाई थी। द एंशियंट एथनियंस had democratic system of their own. उनका एक अपना जमहूरी निज़ाम था जिसमें वो लोगों से पूछ के तमाम फैसले किया करते थे। They wanted to vote on critical decisions such as participation in war. वो अहम मसले जो थे, जो स्टेट के अहम मसले हुआ करते थे, जैसे कौन जंग में शिरकत करेगा, कौन जंग को लीड करेगा, इस पर वो वोटिंग कराया करते थे। कई 100 साल पहले वहां पर वोटिंग हुआ करती थी। The city had a small army. इस शहर का अपना एक छोटी फौज थी जो इस शहर की हिफाजत किया करती थी। And during war, और जंग के दौरान everyone was supposed to fight. जंग के दौरान हर शहरी पे फर्ज था कि वो जंग करे। कोई भी जो सेहतमंद शहरी था वो शहर के अंदर बैठा नहीं रह सकता था। There was also a lottery system in order to elect all public officials. पब्लिक ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए, पब्लिक नुमाइंदों को सिलेक्ट करने के लिए वहां पर लॉटरी सिस्टम था। Athens had reached its golden age under leadership of Pericles. Formal schooling was largely reserved for the males of rich family. एथेंस जो था, पेरिकल्स भी एक सियासतदान था, एथेंस का बहुत मशहूर सियासतदान था। इसके अंडर जो थे वो एथेंस अपनी तमाम हाइट पे पहुंच चुके थे। एथेंस का जो भी फलसफा था, जो भी आर्ट थी, जो भी उनका और नॉलेज था, वो अपनी हाइट पे पहुंचा हुआ था। और फॉर्मल स्कूलिंग जिस तरह अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, कि मतलब बाकायदा तरीके से आप स्कूल जाते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट्स होते हैं,
इस तरीके से जो पढ़ाई थी वो सिर्फ अमीर लोगों के बच्चों को कराई जाती थी, वरना जो उस वक्त पुराने ज़माने में जो आम लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे वो इस तरह थे, किसी मदरसे में चले गए, किसी टीचर कोई बंदा था कहीं बैठ के पढ़ा रहा है तो वो वहां पे पढ़ने लग गए। अच्छा, ये सोक्रेट्स के बारे में पिंक कलर का ब्लॉक बना हुआ है, हिस्ट्री मेकर ऑफ ग्रीस। सोक्रेट्स के बारे में, Socrates urged his students to question their beliefs. He asked them a series of leading questions to emphasize that people have opposing viewpoints. The Socratic method refers to a question and answer technique to teaching. Socrates basically by profession जो था वो एक, Socrates में आपको थोड़ी सी कहानी सुना देती हूँ। Socrates जो था उसका बाप था एक बुत तराश, यानी उस जमाने में बुत बनाए जाते थे पत्थरों को तराश तराश के। तो उसका बाप ना यही काम क्या करता था, पत्थरों के अंदर से बुत बनाया करता था तराश तराश के पत्थरों को। तो वो यही चाहता था उसका बाप के जो सोक्रेट्स है या सुकरात है ये भी यही काम सीखे, पर सुकरात को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसको बेसिकली पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट था। सुकरात जो था वो क्वेश्चनिंग बहुत किया करता था अपने बचपन से, उसे हर चीज में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता था। तो उसने यही मेथड जो था वही अब जो अपनी आदत थी उसने अपनी टीचिंग में भी इन्वॉल्व की। एथेंस में सवाल करना एक गुनाह समझा जाता था। आप इसको सिंपल अल्फाज में ये समझो, आप अगर किसी भी ऐसी बात पे सवाल कर रहे हो जो तमाम लोग फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है आप गुनाह कर रहे हो। तो एथेंस तो सुकरात ने उस वक्त ये बात की कि अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो और सवाल करते हो तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने कुछ सीखना है तो आप सवाल करो, ठीक है। ये था सुकरात। स्पार्टा के बारे में पढ़ते हैं। स्पार्टा वॉज ऑल्सो अ चीफ एंशियंट सिटी स्टेट इन ग्रीस। ग्रीस की एक और बहुत जो अहम रियासत थी वो थी स्पार्टा। इट वॉज अ वॉरियर सोसाइटी। जिस तरह एथेंस जो थे वो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, उन्हें तहजीब और इल्म सीखने का शौक था, इस तरह जो स्पार्टन्स थे, स्पार्टन्स जंगजू थे। स्पार्टन्स का जितना भी फोकस था वो मिलिट्री तालीम हासिल करने पे था। वो अपने बच्चों को एथलीट्स वाली ट्रेनिंग दिया करते थे, स्पोर्ट्स सिखाया करते थे ताकि वो जंगजू बने। ड्यूरिंग द ग्रीको पर्शियन वॉर्स का मतलब है जो ग्रीस और जो वो पर्शियन अंपायर थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इनके दरमियान जो जंगें होती थी उनके दौरान स्पार्टा वॉज अ की फोर्स इन द ग्रीक मिलिट्री। मतलब जो ग्रीस की जो फौज थी, मतलब यूनानी फौज में स्पार्टन्स जो थे उनका एक अहम मकाम था। द असेंबली इन स्पार्टा वाज मेड अप ऑफ इलेक्टेड स्पार्टन्स। असेंबली यानी जो उनकी गवर्नमेंट की असेंबली थी, वहां पर स्पार्टन्स जो थे वहां पे इलेक्शन कराया करते थे, तो जो लोग सिलेक्ट होते थे वो असेंबली का हिस्सा बन जाते थे। द स्पार्टन्स सोशल ऑर्डर वाज डिवाइडेड इनटू लैंड ओनिंग गवर्निंग फैमिली, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड स्लेव्स। कि सोशल ऑर्डर किस तरह था, सोशल हायरार्की क्या थी कि किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है। सबसे पहले थी लैंड ओनिंग गवर्निंग फैमिली, वो लोग जिनकी अपनी जमीन थी या फिर वो हुकूमत में थे। दूसरे इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज थी या जो कोई तामीर वगैरह का काम किया करते थे। और तीसरे स्लेव्स, गुलाम। ऑल मैनुअल लेबर इन द सिटी वाज परफॉर्म्ड बाय स्लेव्स। कि शहर में जितना भी कोई काम करना होता था हाथों से, जैसे कोई दीवार बनानी है या कुछ भी करना है, तो इस तरह का काम गुलामों से लिया जाता था। गिविंग स्पार्टन मैन ग्रेटर टाइम टू एंगेज इन मिलिट्री एक्टिविटीज, ताकि जो बाकी के मैन हैं, जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के स्पार्टन्स हैं, वो जंग के कामों में या जंगी एक्टिविटीज में या जंगी जो प्रैक्टिस होती है उसमें सारा वक्त फोकस कर सके। स्पार्टन वुमेन वर एजुकेटेड एंड टॉट एथलेटिक्स। कि उस वक्त की जो यूनानी औरतें थी वो पढ़ी लिखी हुआ करती थी और एथलीट्स थी। एथलीट्स होते हैं स्पोर्ट्समैन, जिन्हें जिम्नास्टिक्स या इस टाइप की गेम्स आती होती हैं। Furthermore, Spartan women had greater privileges and freedom than other women in Greek states. के बाकी ग्रीक स्टेट्स की निस्बत जो स्पार्टन औरतें थी उनके पास ज्यादा हकूक थे ग्रीस के अंदर। Sparta's economy was built around agriculture and conquests of land. कि स्पार्टन्स जो थे वो उनकी मैशियत किस तरह चल रही थी, या तो वो नई जगह फतह किया करते थे और वहां पे जो पैसा मिलता था वो यूज करते थे, या फिर वो ज़राअत का काम किया करते थे। ओवरऑल स्पार्टन्स लेड ग्रेट एम्फसिस ऑन ड्यूटी, स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन ओवर इंडिविजुअलिज्म, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एजुकेशन। कि अब ये जो है ना, ये लाइन जो आखिरी लिखी हुई है, ये कंपैरिजन है बेसिकली एथेंस का और स्पार्टन्स का। एथेंस जो थे वो उनका फोकस इस बात पे था कि जिंदगी खूबसूरत है, कि ये जितनी भी चीजें नेचर में बनी हुई है ना, ये सब बहुत खूबसूरत है, हमें इनको देखना चाहिए, हमें इनको एंजॉय करना चाहिए। जबकि स्पार्टन्स जो थे और एथेंस का ये ख्याल था हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन स्पार्टन्स का ख्याल ये था कि आप सबको जो है ना वो डिसिप्लिन रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ड्यूटीफुल होना चाहिए। आप
कभी भी फारिग ना बैठे, आपको कोई बंदा आवाज दे और आप सब परफॉर्म करने के लिए रेडी हो। यस सर, स्पार्टन्स ऐसे लोग थे, ठीक है। हाँ, अब आपको थोड़ा समझ तो आया होगा कि स्पार्टन्स और एथेंस, और आपको एक बात बताऊं, स्पार्टन्स और एथेंस एक दूसरे के आपस में सबसे बड़े दुश्मन थे, या आपस में भी जंगें किया करते थे, लेकिन एथेंस जो थे वो इनके साथ खुल के कोई भी जंग नहीं करते थे, क्योंकि एथेंस को जंग नहीं आती थी और स्पार्टन्स जो थे वो जंगजू थे, इसलिए ये खुल के जंग भी नहीं किया करते थे, लेकिन ये एक दूसरे के मुखालिफ भी थे। आगे आ गया यूनानी हिस्ट्री में, जब भी हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हमें अलेक्जेंडर दी ग्रेट, सिकंदर आजम का नाम जरूर सुनने को मिलता है। अब हम इसको पढ़ने लगे हैं। अलेक्जेंडर दी ग्रेट एंड द हेलेनिस्टिक एज ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। हेलेनिस्टिक एज वो है जब ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर उनके अपने रिलीजन के अलावा बहुत सी बातें और शामिल होने लगी, क्योंकि जो अलेक्जेंडर था उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह की थी। अभी आप पढ़ेंगे तो जब उसने दुनिया फतह की, वो नए इलाकों में जहां जाता था, वहां को जब फतह करता था, तो वहां की जो कल्चर था, वहां के जो लोगों के रहने का स्टाइल था, वो भी वो सीखता था, और उसकी फौज भी सीखती थी, और वापस जब वो लोग आते थे तो उनके कंट्री में भी वो चीजें आती थी। तो जो प्रॉपर ग्रीक का अपना जो, जिसे हम कहते हैं ना देसी सिविलाइजेशन थी ना, वो खत्म होती जा रही थी। अब उस सिविलाइजेशन में मिक्सचर बनता जा रहा था दूसरी सिविलाइजेशन का भी। बुक से देखो अब इसको। Alexander the Great is one of the exceptional rulers in human history who founded the largest empire of the world has ever witnessed. कि वो क्या, सिकंदर आजम जो था एक्सेप्शनल, एक बेहतरीन किस्म का हुक्मरान था, जिसने दुनिया की इंतहाई बड़ी रियासतों में से एक रियासत बनाई थी। अलेक्जेंडर III ऑफ मैकेडोन, इसे उर्दू में मकदूनिया भी कहते हैं। मैकेडोन जो था ये भी ग्रीस का एक अहम शहर था, ये यहाँ पैदा हुआ था। ऑल्सो नोन एज अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको सिकंदर आजम उर्दू में कहते हैं और अलेक्जेंडर द ग्रेट इंग्लिश में कहते हैं। एक्सटेंडेड टू थ्रोन इन 336 BC, एक्सटेंडेड टू थ्रोन यानी ये बादशाह बना 336 BC। ही डोमिनेटेड मोस्ट ऑफ द नोन वर्ल्ड एट दैट टाइम, उस वक्त वो दुनिया में बहुत सी जगह पर हुक्मरानी कर रहा था। ही इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट फॉर हिज कन्क्वेस्ट्स एज वेल एज हिज डिप्लोमेटिक टैलेंट्स इन डीलिंग विद द पीपल ऑफ द लैंड्स ही कनकर्ड। अलेक्जेंडर जो था वो बहुत डिप्लोमेटिक था, यानी वो अपने बहुत से मसलों को बातचीत के जरिए भी सॉल्व कर लिया करता था, और उसी वजह से उसको द ग्रेट यानी आजम भी कहा जाता था। अलेक्जेंडर कनकर्ड ग्रीस, उसने पूरा, एथेंस में ये पैदा हुआ था, तो उसने पूरा ग्रीस फतह किया, उसने पूरा स्पार्टा और जितने भी उसकी बाकी जो रियासतें थी ग्रीस की वो फतह की। उसने पर्शिया को फतह किया। पर्शियन एम्पायर जो थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के हमलों की वजह से खत्म हुई थी। इतनी बड़ी रियासत इस एक बंदे ने खत्म की थी। पर्शिया हमने पढ़ लिया, सीरिया, शाम, इजिप्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड देम इनटू हिज एम्पायर। इसने ये सब इलाके फतह किए और उन्हें अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ये एक बहुत बड़ा तारीखदान था। हेरोडोटस तारीख लिखा करता था। And other Greek writers portrayed India as outstanding monarchy that inspired Alexander to conquer India. उस वक्त जो था वो इंडिया में जो हुकूमतें चल रही थी वो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उससे भी इंस्पिरेशन हासिल की कि वो बाकी दुनिया को फतह करे। ठीक है, ये जो आगे लिखा हुआ है ना, हेलेनिस्टिक इज ड्राइव फ्रॉम हेलाज, ये वही है कि जब ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर बाकी सिविलाइजेशन का मिक्सअप आना शुरू हुआ था, ये वो पीरियड के बारे में लिखा हुआ है। आगे किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर के बारे में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर ने जब इंडिया के ऊपर अटैक किया था तब क्या हुआ। उस वक्त इंडिया में जो था वो ट्राइब्स का निज़ाम था, यानी कबीलों का निज़ाम था। लोग कबीलों में रहते थे और उन कबीलों का अपना एक सरदार हुआ करता था, और वो सब सरदार जो थे वो बेसिकली एक बादशाह के अंडर हुआ करते थे। तो जब अलेक्जेंडर ने वहां पे हमला किया तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे कौन सा हुक्मरान था और किसकी हुकूमत थी और जंग कैसी हुई है, अभी हम आपकी बुक से देखने लगे हैं। अलेक्जेंडर एडवांस्ड टू इंडियन पंजाब इन 327 BC वेयर वेरियस ट्राइब्स सरेंडर टू हिम, जहां पे बहुत से कबीलों ने उसके आगे हथियार डाल दिए, यानी उन्होंने हार तस्लीम कर ली। किंग पोरस हुज किंगडम वाज लोकेटेड बिटवीन द रिवर झेलम एंड चिनाब, जो रिवर झेलम और चिनाब में जिसकी हुकूमत कायम थी, जिसकी बादशाहत थी, had one of the bravest armies of his time, यानी किंग पोरस जो उस वक्त था उसकी आर्मी बहुत बहुत बहादुर थी। When Porus was compelled to surrender before Alexander, he refused to reorganize Alexander's power and challenged him to a battle. अलेक्जेंडर का एक तरीका था जंग करने का। वो जब भी किसी जगह पे जाता था तो वहां पे पहले लोगों को कहता था कि आप सरेंडर कर दो, हम आपसे जंग नहीं करेंगे। लेकिन राजा पोरस जो था
उसकी हुकूमत, जो उसकी आर्मी थी वो बहुत बहादुर थी, बहुत स्ट्रांग थी। तो उसने उसकी इस बात को नहीं माना कि तस्लीम करें। उसने उसको दावत दी कि अगर आपने हमसे हमारी हुकूमत लेनी है तो आप जंग करो, हम इस तरह आपको नहीं देंगे, आप जंग करके ले सकते हो। पोरस resisted Alexander successfully and the battle remained indecisive. पोरस ने उसके साथ बहुत मुकाबले की जंग की, इतनी अच्छी कि ना अलेक्जेंडर जीता ना पोरस जीता। अलेक्जेंडर तो आपको पता है बहुत अच्छा लड़ता था, पोरस भी इतना अच्छा लड़ा, इतना अच्छा लड़ा कि ना अलेक्जेंडर जीता ना पोरस जीता। बैटल इनडिसिसिव रही, यानी बैटल का कोई नतीजा नहीं निकला। अलेक्जेंडर चोज पीस ओवर वॉर एंड द किंगडम वॉज रिटर्न टू पोरस। अब अलेक्जेंडर ने क्या फैसला किया? अलेक्जेंडर डिप्लोमेटिक था, यानी वो अपनी बातों को, वो अपने मसलों को बातों के जरिए सॉल्व किया करता था, ये हमने पढ़ा है। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया? जंग करने की बजाय इस बात का हल कि मतलब राजा पोरस से वो जीता या हारा, इस बात का हल उन्होंने जंग की बजाय अमन में निकाला। कि उसने क्या किया? राजा पोरस को जो उसकी किंगडम थी वो वापस कर दी, उसने नहीं जंग की उसके लिए। अलेक्जेंडर वॉज अमेज्ड बाय द बोल्डनेस एंड वेलर ऑफ दिस किंग। वो इस किंग की बादशाहत से और उसकी जो शान शौकत थी उससे हैरान हुआ। Alexander desired to go further east in order to conquer India completely, but his soldier refused to continue the campaign. ये जंग करने के बाद, यानी पोरस से जंग के बाद, अलेक्जेंडर ने ये कहा कि हम आगे भी जाएंगे इंडिया को फतह करने के लिए, लेकिन उसकी आर्मी ने उसको मना कर दिया। उसकी आर्मी के लोगों ने चलने से इनकार कर दिया उसके साथ, क्योंकि अलेक्जेंडर कॉन्टिन्यूसली जंगें लड़ता हुआ यहाँ पर आ रहा था और जहाँ पे उन्होंने के लोगों ने सालों से रेस्ट नहीं किया हुआ था। इसलिए इम्पैक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑन द रीजन। अलेक्जेंडर ने जब इंडिया का इलाका फतह किया तो उसके ऊपर क्या अफेक्ट हुए, क्या मतलब वहां पर असरात क्या हुए। कंक्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर स्प्रेड ग्रीक लैंग्वेजेस, कल्चर एंड आइडियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर, आप देखो अलेक्जेंडर जहां जहां जाता था वो अपनी जो उसने अपने मुल्क का जो पढ़ा हुआ था, उसने अपने मुल्क का जो अपने मुल्क की जबान थी, अपने मुल्क का जो कल्चर था वो साथ लेके जाता था। जब इन इलाकों को फतह करता था तो लोग देखते थे कि ये वाले जो लोग हैं ये किस टाइप का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, इनके आइडियाज क्या हैं। तो इस तरीके से ग्रीक का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी दुनिया में फैला। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द झेलम अलेक्जेंडर एस्टैब्लिश्ड 2 मेजर सिटीज। अलेक्जेंडर ने रिवर जेहलम की दूसरी तरफ क्या बनाया? उसने 2 मेजर सिटीज बनाए थे जहां पे राजा पोरस की किंगडम थी। उसके उलट में अलेक्जेंड्रिया नेशिया एंड ब्यूसेफाला। ब्यूसेफाला पाकिस्तान में है और अलेक्जेंड्रिया नेशिया भी पाकिस्तान में ही है। द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर वीकेंड द पावर ऑफ द डिफरेंट फ्री ट्राइब्स, पेविंग द स्टेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर एक इंडियन एम्पायर थी जिसे एक हिंदू हुक्मरान ने बनाया था। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया ना इंडिया के ऊपर, तो बहुत से जो ट्राइब्स थे, बहुत से जो कबीले थे, वहां पे जो उनका होल्ड था वो कमजोर पड़ गया था। कबीलों में आपको पता ना इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होता जिसका गवर्नमेंट का होता है, तो कबीले, वहां के बहुत से कबीले जो थे वो कमजोर पड़ गए थे। तो वहां पे एक और हिंदू हुक्मरान था, उसने वहां पे अटैक किया और एक नई हुकूमत इंडिया में बन गई द मौर्यन एम्पायर के नाम से। और ये था अलेक्जेंडर का काम जो उसने इंडिया में आके किया, वो जंग जो उसने इंडिया में लड़ी। और यहीं पे आपका जो ग्रीक सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में वो खत्म होता है। ग्रीक इसके बाद जो थे वो और भी चलते रहे और अलेक्जेंडर की डेथ के बाद वो खत्म हो गई ग्रीक सिविलाइजेशन भी। हमने पढ़ा था ना हिस्ट्री बहुत जालिम है, हर चीज बनेगी इसमें और खत्म होती जाएगी। आप हर चीज पढ़ोगे और वो दी एंड हो जाएगा हर चीज का। ठीक है, यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।